हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ बायोमेटलिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोमेटलिज्म के डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेटालिक स्टैंडर्ड जो था उसके दो पार्ट्स थे, एक मोनोमेटलिज्म, दूसरा बायोमेटलिज्म। तो आज हम बायोमेटलिज्म, जिसमें दो अलग अलग मेटल से बनी हुई जो कॉइन्स होते हैं वो एक साथ इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डीमेरिट है इनइक्वालिटी ऑफ मार्केट रेशियो एंड मिंट रेशियो। देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो मिंट रेशियो है वो गवर्नमेंट सेट करती थी। अब ये एक गोल्ड का सिक्का देकर के कितना सिल्वर का कॉइन मिलेगा, यानी एक गोल्ड का सिक्का देकर के 20 सिल्वर के कॉइन मिलेंगे, ये मिंट रेशियो गवर्नमेंट तय करती थी। और मार्केट रेशियो जो है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस तय करते थे। इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, इन दोनों के बीच में समानता नहीं थी, असमानता बहुत ज्यादा थी। इन्होंने कहा कि जो सक्सेस था बायोमेटालिक स्टैंडर्ड का वो पूरी तरीके से डिपेंड करता था गोल्ड और सिल्वर के मिंट और मार्केट रेशियो के बीच में इक्वालिटी का मेंटेन होना। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था इस इक्वालिटी को मेंटेन करना, क्योंकि ये जो मेटल्स थे इनकी टेंडेंसी थी कि इनकी सप्लाई बढ़ती और घटती रहती थी, और अगर किसी एक मेटल की सप्लाई बढ़ जाती थी तो उससे उस मेटल की जो वैल्यू होती थी वो कम हो जाती थी। और इसका इफेक्ट इन दोनों रेशियो के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता था, मार्केट रेशियो या मिंट रेशियो। आप सभी जानते हैं कि अगर गोल्ड की सप्लाई या मान लीजिए सिल्वर की सप्लाई किसी भी एक देश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड से भी ज्यादा अगर बढ़ जाएगी तो प्राइसेस फॉल कर जाएगा। और ये दोनों मेटल्स की सप्लाई बढ़ती घटती रहती थी उस जमाने में, और गवर्नमेंट ने बोला था फ्री इंपोर्ट और फ्री एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हर रोज इसकी सप्लाई बढ़ती और घटती रहती थी, जिस वजह से मार्केट रेशियो और मिंट रेशियो हमेशा इनइक्वल रहता था। आगे कह रहे हैं कि जो मेटल है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी अगर आप इसे होल्ड करके लोग रख लें। तो भाई, जब आपने किसी चीज को अपने पास होल्ड करके रख लिया, मतलब होल्ड करके रख लिया एक हिसाब से, तो उसकी शॉर्टेज हो जाती थी इकोनॉमी के अंदर, और जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती थी। ठीक है, और इसका एक और रीजन था कि स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया था इकोनॉमी के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया था। दूसरा है ऑपरेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ। इन्होंने बोला कि देखिए, जो ग्रेशम्स लॉ है, सर थॉमस ग्रेशम्स जो थे वो ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और उन्होंने एक लॉ बनाया था ग्रेशम्स लॉ, जिससे कहा जाता है गुड मनी और बैड मनी। ये मोनोमेटलिज्म में ऑपरेट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ बायोमेटलिज्म में ऑपरेट होता था। इन्होंने कहा कि ग्रेशम्स लॉ, ऊपर वाले स्टेटमेंट को अगर देखा जाए उस हिसाब से कहा जाता था कि जाहिर सी बात है मार्केट रेशियो और मिंट रेशियो के बीच में डाइवर्जेंस होता था। इसी वजह से ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट होता था बायोमेटलिज्म में, और यही एक रीजन था जिस वजह से बायोमेटलिज्म का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इस लॉ के हिसाब से जो चीप मनी है वो डियर मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती थी। तो चीप मनी यहाँ पे सिल्वर के सिक्के हो गए। सिल्वर के सिक्के ज्यादा सर्कुलेट होते थे, और लोग क्या करते थे कि गोल्ड के सिक्के को अपने पास होल्ड करके रख लेते थे। तो जब आपने सोने के सिक्के को सर्कुलेट करना बंद कर दिया, अपने पास दबा करके रख लिया, यूज करना बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता था। तो सिल्वर यहाँ पे चीपर था, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे। क्योंकि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव था तो लोग गोल्ड को मेल्ट अपने पास पहले तो होल्ड करते थे, और उसके बाद उसे मेल्ट करके वो दूसरे चीजों में यूज करना शुरू कर देते थे, जिस वजह से गोल्ड जो है वो इकोनॉमी से डिसअपेयर हो गया। ठीक है, या मार्केट से डिसअपेयर हो गया। आगे इन्होंने बोला कि ये भी एक रीजन है जिस वजह से मार्केट रेट जो है वो एक्सीड कर गया मिंट रेट से। आगे कहा जा रहा है कि जो ग्रेशम्स लॉ था इसी वजह से यहाँ पे ऑपरेट करता था, क्योंकि यहाँ पे मोनोमेटलिज्म था, क्योंकि गोल्ड तो सर्कुलेशन से बाहर हो गया, बचा सिर्फ सिल्वर का सिक्का। और एक टाइप के सिक्के में, मतलब मोनोमेटलिज्म में, यहाँ पे ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट होता था। तीसरा जो डीमेरिट था वो नॉट सक्सेसफुल इंटरनेशनली। इन्होंने बोला कि जो बायोमेटलिज्म है वो बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट कर लिया था, और ये मान के चल रहे थे कि वो सक्सेसफुल होगा, और ये प्री अज्यूम था अडॉप्शन के समय कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो मिंट रेशियो है हर देश द्वारा वो हमेशा बराबर रहेगा। मिंट रेशियो मतलब गवर्नमेंट तय कर देगी कि एक गोल्ड का सिक्का देकर के आपको 20 सिल्वर के सिक्के मिल जाएंगे, ये मिंट पे जाकर के आप ऐसा कर सकते थे। तो ये उन्होंने प्री सपोज कर लिया था या प्री अज्यूम कर लिया था अडॉप्शन के समय, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, और ना ही कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन था कि इस यूनिफॉर्म रेशियो को हर देश में वो मेंटेन कर सके, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जो देश इसके ऊपर अग्री भी हुए, सवाल के ऊपर अग्री भी हुए,
तो भी गवर्नमेंट प्रिवेंट नहीं कर सकती थी अपने सिटीजन्स को इन सारी चीजों को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेटल थे और लोग इसे होल्ड करके स्पेक्यूलेट करने लग गए थे मार्केट में, और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था इस सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि सोने के सिक्के सर्कुलेट हो रहे थे और वही सोने के सिक्के लोग अपने पास रख ले रहे थे, उसे मिंट में, बार में कन्वर्ट या ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दे रहे थे, और जब उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी तो मार्केट में बेच रहे थे। सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। फोर्थ वन इज नो प्राइस स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला कि जो बायोमेटलिज्म के बेसिस के ऊपर जो डिस्प्यूट हुआ था वो ये कहा गया था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है मनी की, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी होगा बायोमेटलिज्म में, इनके हिसाब से ऐसा कोई सेट रूल नहीं था जहां पे एक मेटल की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी और दूसरे मेटल की सप्लाई कम हो जाएगी, ऐसा कोई रूल तो था नहीं। ठीक है, देर वॉज एवरी लाइकलीहुड फॉर द सप्लाईज ऑफ बोथ द मेटल्स टू फॉल। ठीक है, पूरी की पूरी चांसेस थे कि दोनों मेटल्स की सप्लाई फॉल हो जाए या दोनों मेटल्स की सप्लाई बढ़ जाए। ठीक, तो ये इसके वजह से कोई प्राइस स्टेबिलिटी थी नहीं। तो इन्होंने बोला 10 ऑन ऑल काउंट्स जो बायोमेटलिज्म था वो कभी भी वर्ल्ड के नेशंस को फेवर नहीं कर पाया। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली स्टैंडर्ड था जो स्मूथली काम नहीं कर पाया। दे फाउंड दैट अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी could be ensured in a much better way by the managed paper standard। तो उन्हें ऐसा लगा कि बायोमेटलिज्म से अच्छा मैनेज्ड पेपर स्टैंडर्ड ला करके वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें। तो इसी वजह से जो बायोमेटलिज्म है वो एक हिस्टोरिकल, एक एकेडमिक इंटरेस्ट की स्टडी बनकर के रह गया, और उसके बाद शुरू हुआ पेपर स्टैंडर्ड। तो आने वाले वीडियोस में हम पेपर मनी को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।